लेना। हाँ, तो जैसे मतलब कहना ये चाह रहा है कि जैसे आईसीबीएन और आईसीजेडएन काम करते हैं, सेम काइंड ऑफ वायरसेस की केस में एक जो कमेटी बनाई गई है या मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है आईसीएनवी, ठीक है। उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑन नोमेनक्लेचर। ये 1966 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन इसको अब जो करंट में कहते हैं वो टेक्सोनमी कर दी गई, क्योंकि पहले केवल नोमेनक्लेचर से रिलेटेड रूल्स बनाना, उनको रेगुलेट करना, या नेमिंग में कभी कोई चेंज आए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी था वो यही कमेटी देखती थी। इसी के रिकमेंडेशंस पर किसी भी वायरसेस की नेमिंग का सही उसको रखा गया है, या जिस पर्टिकुलर स्ट्रेन को, या कहे कि जिस भी साइंटिस्ट ने जो काम किया है, रिसर्च करी है, वो नेमिंग वाली, या रिसर्च करके उन्होंने बताया कि ये फलाना वायरस है या इसको इन्फेक्ट करता है, तो वो जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको देखना कि वो ऑथेंटिक कितनी है, या प्रूफ वाली जो बात आती है, वो सारा काम किसका है, यही आईसीएनवी का, जिसको अब कब स्टैब्लिश हुई थी, 1966 में। और इसका जो अभी करंट में जो नेम है वो क्या कर दिया गया है, ये जो नॉमेनक्लेचर था कमेटी तक तो सेम रहेगा, ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस, ठीक है। टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन भी आ जाता है और नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं जो पहले केवल नॉमेनक्लेचर या नेमिंग को डील कर रहा था, वो क्योंकि क्लासिफिकेशन भी नेमिंग के साथ साथ वो क्लासिफाई भी करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेमिंग तभी करी जाती है जब ऑलरेडी वो क्लासिफाइड है, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए अगर प्लांट वायरसेस की बात कर रहे हैं या फिर टीएमवी की ही बात करें, तो वो उसने क्योंकि प्लांट को इन्फेक्ट किया, इस वजह से उसको टोबैको मोज़ैक वायरस, या उसके होस्ट पर डिपेंडेंट, मतलब कि स्पेसिफिक होस्ट था उसका टोबैको, इस वजह से उसका नाम टीएमवी रख दिया गया ना। तो एक तरह से ये कह सकते हैं ना, नाम बाद में आया, पहले उसको क्लासिफाई कर दिया। ये सेम काइंड ऑफ ऐसा ही है जैसे कि जब ह्यूमन बींग्स की बात करें, ठीक है, तो जैसे ही किसी फैमिली में कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो आप खुद सोचो कि उसको नाम कब दिया जाता है, उसके पैदा होने के बाद में, ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी क्लासिफाइड क्या हो गया कि पहले से ही वो ह्यूमन बीइंग है, और ह्यूमन बीइंग में भी उनको पेरेंटल पेरेंटल जैसे सरनेम कहते हैं वो ऑलरेडी मिला हुआ है, या फिर सिंपल है कि पैदा होने के साथ में ही उनको ये कैटेगरी मिल जाती, भाई आप इस फैमिली को बिलोंग कर रहे हो। होता है ऐसा कि नहीं, होता है ना। नामकरण तो बाद में किया जाता है, बाद में उनके पापा ने, दादी ने कुछ और रख दिया, पापा ने कुछ और, हाँ, तो बस वो ही चीज है कि पहले ही क्लासिफाइड है, तो इस वजह से उसका नाम नॉमेनक्लेचर से हटा के क्या रख दिया, क्योंकि वो सारी ही चीजें, वो जो कमेटी थी, वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो वायरसेस की नॉमेनक्लेचर के साथ साथ में क्लासिफिकेशन को भी डील कर रहा है, तो वो सारा क्या आ गया, उस इस वजह से उसको अब क्या बोलते हैं, आईसीटीवी, ठीक है। अगर आपको कभी भी पेपर में आईसीटीवी के नाम से आए तो भी वो आईसीएनवी ही है, उसी को आप दोनों को बताओगे कि वो 1966 में स्टैब्लिश हुई थी, जिसे पहले ये कहते थे, और अब उसका जो मतलब कि जो अब चेंज कर दिया गया है नाम, वो क्या है, टेक्सोनोमी ऑफ वायरस, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ ऑन टेक्सोनोमी ऑफ वायरसेस। ये तो बात हो गई आईसीटीवी की। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, चाहो तो अच्छा एक साथ अभी लिखवा दूंगी। दूसरी बात है, फिर आता है क्लासिफिकेशन की, पहले थोड़ा सा लिख ही लो, इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है उन्हें लिख लीजिए। लास्ट सेमेस्टर के पेपर में ये शॉर्ट नोट आया था, इसी नाम से पूछा था, आईसीएनवी या फिर आईसीटीवी ऐसे करके पूछा गया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स केवल लिख लीजिए, नाम लिखिए, 1966 की एस्टैब्लिशमेंट, ये दोनों नाम लिख लीजिएगा, देन इसके ऑब्जेक्टिव्स लिख लो, ठीक है। क्या करता है, काम क्या है आईसीटीवी का। आईसीटीवी एक्टिविटीज बोल रही हूँ, इसको लिख लो, आईसीटीवी एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय आईसीटीवी। अभी तो कुछ बोला ही नहीं है, फर्स्ट लाइन ही बोला है।
ICTV activities are governed by rules agreed with virology division, agreed with virology division. ICTV has evolved. ICTV has evolved. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, अभी ऑब्जेक्टिव्स नहीं है ये, तो मतलब क्या इंट्रोडक्शन के तौर पे लिखवा रही हूँ, ठीक है। 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में भी आता है, तो जितना इन्फॉर्मेशन लिखवा रही हूँ उतना सफिशिएंट होगा। वैसे तो एमसीक्यू होना है, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। होना है, लेकिन अभी ये कहीं उस पे नहीं आया है ना, मतलब ऑथेंटिक नोटिस नहीं आई है, सर्कुलर शायद नहीं आया है। एनीवेज लिखिए, आईसीएनवी और आईसीटीवी कुछ भी लिख लो, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। आईसीटीवी हैज इवॉल्व्ड अ यूनिवर्सल सिस्टम ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन, based on principle and rules agreed upon कॉमा करके by all branches of virology, agreed upon कॉमा करके by all branches of virology। एक वो सिस्टम प्रोवाइड करना जिससे कि क्लासिफिकेशन में मदद मिल सके, ठीक है। वो यूनिवर्सल सिस्टम जो ऐसा नहीं है कि यहाँ भारत में कुछ और लग रहा है और अमेरिका में कुछ और लगेगा, ठीक है। वहां पे एक ये यूनिवर्सल सिस्टम है जो हर जगह या हर तरह के हर केसेस में कहीं का भी वायरस हो उस पर यही अप्लाई होगा, ठीक है। तो वो वाले रूल्स बनाना, प्रिंसिपल्स बनाना, उनको रेगुलेट करना, ये सारा काम किसका हो गया, आईसीटीवी का। अब ऑब्जेक्टिव्स में लिख लीजिए, इट डिफाइन मतलब आईसीटीवी डिफाइन सम ऑब्जेक्टिव्स रूल्स है, रोल नहीं है, रूल्स अग्रीड बाय ऑल ब्रांचेस ऑफ वायरोलॉजी। अगर ये सपोज आपका मिस हो जाता है कहीं पे, ठीक है, तो एक ऑप्शन हमारे पास और है, दोबारा रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। वो आपके पास शेयर पता नहीं होती है कि नहीं, कल वाला लेक्चर आपको मिला था कि नहीं, किसी ने चेक की, हाँ चेक किया था, ओके। तो इसलिए बार बार रिपीटेशन के बजाय आप वहां के लिए, ठीक है, एक क्योंकि बच्चे के लिए अगर हम बार बार रिपीट ही करते रहेंगे तो आप खुद सोचो कि पढ़ाएंगे कब, है ना। एनीवेज आईसीटीवी या इट्स एक्टिविटीज आर, नहीं क्या बोला था, आईसीटी, हाँ, इट डिफाइन द objectives which are dash अब 1 by 1 2 3  ऐसे करके लिखिएगा। फर्स्ट वन,
develop an international authentic agreed taxonomy for viruses. Second point, to develop internationally agreed names, यानी naming, names for taxa, comma, including species and subviral agents. थर्ड पॉइंट है टू कम्युनिकेट taxonomic decision to the टैक्सोनॉमिक डिसीजन, मतलब अगर मान लीजिए कभी कोई चेंज करना हो या किसी तरह का अग्री कर, मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी ने रिसर्च करी और बताया कि इस पर्टिकुलर वायरसेस को हमने ये नाम दिया, तो उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर पाना, ये बेसिस पे एक्सेप्ट करना, तो वो ऑफ कोर्स वो ही वायरोलॉजिस्ट होते हैं, उनके बीच में डिस्कशन होता है ये कहाँ तक सही है, ठीक है। तो वहां पे जो डिसीजन ले जाते हैं उनकी बात हो रही है। taxonomic decision to the international community of virologists next one, to maintain index, म्यूट कर लो बच्चों, अपनी तरफ से बिल्कुल म्यूट रखिए, साउंड इधर उधर वाले आ रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड साउंड्स आ रहे हैं आपके घर के, इसलिए म्यूट कर लो सब लोग। टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ वायरस नेमिंग, It also state that, next point लिखिएगा, it is also state that, ICTV के लिए है, ICTV also state that the classification, ऐसे लिख लो classification short form में, classification and nomenclature will be subject to rules set out in an international code, क्लासिफिकेशन क्या है उसका जो चार्ट है वो तो मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन के लिए जो क्राइटेरिया यूज किए गए हैं वो कौन कौन से हैं, उनको चाहो तो पेन डाउन कर लीजिए, या साथ साथ में पेन डाउन ही करते चलिए जैसे जैसे बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखना रहेगा तो वो आपके पास एक इकट्ठा हो जाएगा कि किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कुछ बहुत इजी है जो पहले से भी कई बार मैं बता चुकी हूँ। फर्स्ट वन है विरियन प्रॉपर्टीज, इसमें क्या आएगा,
विरियन प्रॉपर्टीज में जैसे कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब शेप क्या है, ठीक। इसी तरह से लिखिए आप भी, क्राइटेरिया यूज फॉर क्लासिफिकेशन, और फिर ऐसे एरो बना करके ये 4 क्लासेस लिखिए कि किस बेसिस पे उसका बेसिक क्या रखा गया है। फर्स्ट वन में लिखिए मॉर्फोलॉजी, विरियन प्रॉपर्टीज में विरियन पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें मॉर्फोलॉजी सबसे पहला आता है। जैसे कि कल जब मैं बता रही थी आपको कि शेप्स बता रही थी, तो मैंने उसमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बताई थी। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हमने शेप के बेसिस पे वायरसेस को क्लासिफाई कर दिया, रॉड शेप वालों को एक साथ कर दिया, या जो बुलेट शेप थे उनको एक साथ कर दिया, या फिर मान लीजिए कोई और जैसे पॉलीगोनल शेप या जिनकी आइकोसाहेड्रल सिमेट्री थी उनको सट में कर दिया, ठीक है। तो एक तो तरीका ये हो गया, या साइज के बेसिस पे हमने कर दिया, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी के आगे आप क्या लिख लोगे कि वो क्राइटेरिया कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे कि हो गया साइज, ठीक है। सेकेंड वन हो गया शेप, थर्ड वन हो गया सिमेट्री, कौन सी वाली सिमेट्री है, हेलिकल सिमेट्री है कि आइकोसाहेड्रल सिमेट्री है, इसके बेसिस पे इसके बेसिस पर भी क्लासिफाई कर दिया गया वायरसेस को। तो एक क्राइटेरिया ये हो सकता है। सेकेंड वन लिखिए, इसमें ही वैरियन प्रॉपर्टीज में ही साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, साइकोकेमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी साइको देखो, साइको नहीं है, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज, मैं खुद ही कुछ भी बोलते जा रही हूँ। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजियोलॉजी और केमिकल, क्या उसका स्ट्रक्चर क्या है वो डिसाइड करना, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी कि कौन सा वाला, जैसे न्यूक्लिक एसिड है, आपने 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड पढ़े, उसी के बेसिस पे डीऑक्सी वायरसेस एंड राइबो वायरसेस पढ़ा है। सेम काइंड ऑफ यहाँ पर भी, तो इस कैटेगरी में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, किसको कौन कौन से पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है, उसमें सबसे पहले लिखो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट वन लिखिए टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड Na करके लिखिएगा, ठीक है। बाद में उसको आप कंप्लीट कर लेना, शॉर्ट नोट में मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा करिए, केवल यहाँ के लिए अपने नोट्स के लिए। साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड कि किसका साइज बड़ा है, कितना मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड्स आ रहे हैं। जैसे कि आपने टीएमबी के लिए पढ़ा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, उनका नंबर कितना होता है, किसी को याद है? किसी को याद है कि कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होता है टीएमवी में? कॉपी पलट के मत देखना, ऐसे ही मुझे बताइए अगर किसी को याद है तो। याद है? नहीं याद है? 6000 समथिंग, 300 या 500 ऐसा होते हैं ना, 6539 समथिंग। नेक्स्ट वन आ जाएगा, सॉरी ये जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज था, आवाज आ रही है सबके पास? कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया आपका? ये सुनो तो बता दीजिए। अरे, एक मिस्टेक हो गई, तो क्या जीनोम, जहाँ पे ये जो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, ये जीनोम वाली कैटेगरी में आता है। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर वेट क्या है ये आएगा, ये आ जाएगा, या स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। केमिकल स्ट्रक्चर मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन होगी कि इस रेंज से इस रेंज तक इस कैटेगरी में, इस रेंज से इस रेंज तक दूसरी कैटेगरी में, ठीक है। तो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज में आप मॉलिक्यूलर वेट लिखोगे और पार्टिकल स्टेबिलिटी, पार्टिकल स्टेबिलिटी। थर्ड वन जीनोम आएगा। आपको सभी ना भी याद रहे तो भी कुछ कुछ भी इनमें से एक आध भी याद रहते हैं तो भी आपका आंसर लिखने के लिए काफी होंगे, ठीक है। जीनोम में लिख लो टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, राइबोवायरस, डीऑक्सी राइबोवायरस, इस तरह से उनका साइज क्या होता है, ठीक है, साइज ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
इसके अलावा लाइनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ये भी टाइप बताया था, तो ये भी लिख लो, लाइनियर, ओब्लिक, सर्कुलर। जीनोम में ही G+C कंटेंट भी आएगा, ये सारा एडवांस वाले में आ जाता है, ठीक है। विरियन प्रॉपर्टीज को जब बेसिक मान कर करते हैं तो सम टाइम्स उसके जीनोम को भी देखा जाता है। जीनोम में G+C के कंटेंट को देखते हैं कि कितना है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं वायरसेस को। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, प्रोटीन्स। चार होते हैं ना, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, सॉरी नाइट्रोजनस बेसिस, दो कैटेगरी में होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, है ना। तो वो ये जो GC कंटेंट है वो एक्चुअल में ग्वानिन प्लस साइटोसिन कंटेंट या रेशियो, ठीक है, इसी के बेसिस पे जब मतलब कि बाजेस एंड मैनुअल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो इन्हीं सारी चीजों के बेसिस पे दिया गया था, ठीक है। तो वो ही रिसेंट सिस्टम है और मोस्ट एक्सेप्टेबल भी है और अब चल भी रहा है, राइट। तो ये उन्हीं की बात करते हैं, तो उसमें G+C रेशियो को या G+C कंटेंट को ज्यादा तवज्जो दी गई है, या कहें कि उसी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन को लिया गया है, क्लासिफिकेशन को कंसीडर करते हैं और वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी है, ठीक, वही चीज है। नेक्स्ट वन, प्रोटीन। प्रोटीन के केस में लिखो, नंबर एंड साइज ऑफ सब यूनिट्स। नंबर एंड साइज ऑफ सब यूनिट्स, सब यूनिट्स क्या होती है, वायरस पार्टिकल की में जो प्रोटीन कोड होता है उसकी सब यूनिट्स को क्या कहते हैं, कैप्सोमियर्स। तो यहाँ पर कैप्सोमियर्स का नंबर क्या है, उनका साइज क्या है, उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना। इसमें एक और प्रॉपर्टी लिख लो लिपिड्स का, ठीक है, लिपिड्स के बेसिस पे इन वाला, जैसे क्योंकि लिपोप्रोटीन का था तो हम क्या कहते थे कि केवल एनिमल वायरसेस में होता है, प्लांट वायरसेस में नहीं होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर मान लीजिए कोई नई स्पीशीज आई भी तो हम उसमें ये देख करके कि उसमें इन्वेलप है या नहीं है, इसके बेसिस पे बता सकते कि वो कौन सी कैटेगरी में आएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का एक ये तरीका भी तो हो गया, पैरामीटर हो गया। तो लिपिड लिख लीजिए, अगेन लिपिड, कंटेंट एंड टाइप ऑफ, कंटेंट एंड टाइप ऑफ लिपिड, मतलब कितना परसेंटेज है उसका और कौन से तरीके वाला लिपिड है, ठीक। नेक्स्ट वन, रेप्लिकेशन फीचर में आ जाइए, किस तरह से रेप्लिकेट करता है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन फीचर्स, इसको लिख लो, रेप्लिकेशन फीचर्स में ये सेकंड पैरामीटर, मेजर पैरामीटर है। इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, सबसे फर्स्ट वन जो क्राइटेरिया लिया गया है वो जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का लिया गया। जीनोम ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि किस हिसाब से, जैसे मैंने बताया था ना कि मोनोपार्टाइट हो सकता है, कई पीसेस में हो सकता है, होगा सिंगल स्पीशीज, डीएनए होगा या आरएनए होगा, लेकिन उसके कई पीस हो सकते हैं, राइट। तो उसी के बेसिस पे उनका जीनोम किस तरह से ऑर्गेनाइज है या उस प्रोटीन कोड में किस तरह से फिट होता है, इसके बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन किया जाता है, ठीक है। दूसरा, इसके अलावा इसमें ही आ जाएगा ओपन रीडिंग फ्रेम के बेसिस पे, ठीक है। तो ORF लिख लीजिए, ORF। या फिर तीसरा क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि उसमें रेप्लिकेशन स्ट्रैटेजी कौन सी इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। अगर कोई नई, जैसे कि रीड थ्रू मैकेनिज्म था, है ना, वैसे ही कई तरीके, एक तो नॉर्मल हो सकता है या रोलिंग सर्किट मॉडल आप उसमें वायरॉइड्स में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये तरीके हो सकते हैं रेप्लिकेशन मोड के। या जब बैक्टीरियोफाज पढ़ते हो तो उसमें लाइसोजेनिक साइकिल और लेटिक साइकिल पढ़ते हो, ये तरीके हो गए ना, उसी के बेसिस पे उनको कैटेगराइज किया गया, तो वो ही चीज यहाँ पर आती है रेप्लिकेशन फीचर में।
रेप्लिकेशन स्ट्रेटेजी लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा, सिर्फ एक आती है प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप। सीरोलॉजिकल क्या होता है, ये वायरोलॉजी की जो टेक्निक्स पढ़ाएंगे सेकेंड यूनिट पे, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज मतलब कि किसी एंटीबायोटिक, जैसे कि आप बैक्टीरिया के लिए पढ़ते थे कि उसमें से मतलब वो ये तो रेजिस्टेंस ही शो करते हैं, लेकिन या इनका जो कितना एंटीबॉडीज के अगेंस्ट किस तरह का एक्शन होता है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। तो इसमें लिख लीजिए सीरोलॉजिकल रिलेशनशिप। एंड द लास्ट वन बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में लिखिए होस्ट रेंज। फर्स्ट वन होस्ट रेंज, दूसरा ट्रांसमिशन, किस तरह से ट्रांसमिशन, मैकेनिकल है या फिर वेक्टर के थ्रू हो रहा है, इनके बेसिस पे। इसी में बायोलॉजिकल में ही होस्ट तो आएगा, साथ साथ में सिम्टम्स भी आएंगे। सिम्टम्स के बेसिस पे वायरसेस को क्लासिफिकेशन में या वायरस की क्लासिफिकेशन में हेल्प मिलती है, तो सिम्टम्स को भी बेसिक्स बनाया जा सकता है, या इन सारी प्रॉपर्टीज को कंसीडर करके तब क्लासिफिकेशन जो है या तब जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो सबसे ज्यादा ऑथेंटिक होगा। ये तो बात हो गई क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर की, ठीक है। लास्ट वन आता है क्रिप्टोग्राम ऑफ वायरसेस। ये क्या कहानी है, इसको समझ लो। देखो, ये दो साइंटिस्ट थे, यही गिब्स और हैरिसन। इन्होंने क्या किया कि एक ऐसा तरीका निकाला जिसकी मदद से किसी भी पर्टिकुलर वायरसेस की एक कह सकते कोडेड इंफॉर्मेशन को एक फॉर्मूला फॉर्म में कर दिया, ठीक है। वो जो फॉर्मूला था उसके लिखते कैसे हैं, उसको बोलते हैं एडेनोन्स एडेनोन्सियन क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये इतना ना भी याद रहे तभी भी चलेगा, लेकिन ये चीज पूछी जाती है, ये आपके सिलेबस की है तो उसको याद कर लीजिएगा। गिब्स और हैरिसन ने एक ऐसा कोडिंग सिस्टम दिया था, या ये कहे कि एक ऐसा तरीका दिया, क्रिप्टोग्राम्स, उसी को क्रिप्टोग्राम्स कह दिया, ठीक है। ये नॉमेनक्लेचर का एक ऐसा सिस्टम दिया जिसकी मदद से किसी भी वायरस के बारे में जो एक मेजर उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं उनको डिस्क्राइब किया जा सकता है, ठीक है। वो जो नेमिंग सिस्टम था या क्लासिफिकेशन जिसके बेसिस पे या वो जो, हाँ, जो नेमिंग का या नॉमेनक्लेचर का जो तरीका था लिखने का, उससे क्या होता था कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन गेन की जा सकती थी। उसको लिखने के दो मतलब उस पर्टिकुलर नाम के या उस पर्टिकुलर कोड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट तो उसको शो करता है कि उसका वो कॉमन नेम बताता है या वर्नाकुलर नेम जो चल रहा होता है उस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो नेक्स्ट पार्ट होता है या सेकेंड पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी कोड को। अगर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है टीएमवी का। टीएमवी इज द फर्स्ट पार्ट जो कि इसके वर्नाकुलर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टोबैको मोज़ैक वायरस, राइट। सेकेंड पार्ट जो होता था वो किसी तरह के, देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट्स और अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, हर डिजिट और हर अल्फाबेट का कुछ अलग अलग मतलब होता है। ये जो सेकेंड पार्ट है इसमें 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है। जो फर्स्ट पेयर होता है वो, जैसे यहाँ पे R/1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि ये जो R लिखा हुआ है या जो फर्स्ट पेयर होता है उसमें फर्स्ट अल्फाबेट ये बताता है कि इसमें इस पर्टिकुलर वायरस में कौन सा वाला डीएनए कंटेंट, कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम टीएमवी की बात करें तो उसमें हम कहते हैं कि आरएनए मतलब मतलब ये जो टीएमवी है वो कैसा, उसमें कैसा कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड मिलता है, कौन सा वाला न्यूक्लिक एसिड होता है, बताओगे, याद है कि नहीं।
हाँ आरएनए होता है ना, आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे देखिए ये जो आर आर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स कि टीएमवी में आरएनए है, ठीक है। और उसका स्ट्रैंड _1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसमें आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है। अगर यही केस यहाँ पे 2 लिखा होता तो क्या हो जाता कि मीन्स आरएनए तो है, आरएनए के साथ में जो स्ट्रैंड्स हैं आरएनए के वो क्या है, सिंगल ना होकर के डबल स्ट्रैंडेड है। तो इस तरह से ये एक तरह से हो गया ना कि ये कोड कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दूसरा जो पेयर है, दूसरा पार्ट है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दूसरे वाले पार्ट में जो अबव की डिजिट है वो रिप्रेजेंट करती है मॉलिक्यूलर वेट को। यहाँ पे लिख लो, पहले इसे लिख लो, टीएमवी को लिखो, ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स करके, क्रिप्टोग्राम्स ऑफ वायरसेस ऐसे करके लिखिएगा। फिर टीएमवी लिखो, रेशियो का साइन बनाओ, अगेन लिखो R/1 और साथ साथ में लिखते चलना जो जो चीजें मैं बता रही हूँ, जैसे कि आर को आरएनए लिखा है, ठीक है। तो फर्स्ट पेयर क्या बता रहा है, फर्स्ट पेयर में उसके न्यूक्लिक एसिड से संबंधित जानकारी मिलती है कि न्यूक्लिक एसिड का टाइप कौन सा है, यानी कौन सी स्पीशीज है, डीएनए है कि आरएनए है। इसके अलावा उसका स्ट्रैंड कितने का है, मतलब कि डबल स्ट्रैंडेड है या सिंगल स्ट्रैंडेड है। दूसरा जो पेयर है वो बताता है मॉलिक्यूलर वेट को, और जो दूसरी डिजिट है उसी पेयर की वो ये बताती है कि कितना परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड मौजूद है, ठीक है। वायरस के बारे में ये बताता है कि मॉलिक्यूलर, और वो भी किसकी इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लिक एसिड की है। मॉलिक्यूलर वेट किसका, न्यूक्लिक एसिड का। और ये जो जैसे इसमें है ये 2 लिखा हुआ है, ठीक है, दैट मीन्स ये बता रहा है कि 2% ये इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है उसका न्यूक्लिक एसिड का, ठीक है। टोटल की बात नहीं है, टीएमवी के टोटल वेट की बात नहीं हो रही है, ठीक है, केवल न्यूक्लिक एसिड का कितना पार्ट है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स उसके मॉलिक्यूलर वेट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो 2 के सामने लिख लीजिए कि इसने क्या बताया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और वो भी किस में, इसकी यूनिट क्या होगी, मिलियंस में। 2 क्या मतलब 2, 2 दर्जन, दर्जन नहीं, ठीक है, मिलियंस, मिलियंस में। अपॉन करके जो 5 लिखा हुआ, ये 5 रिप्रेजेंट करता है कि इसका परसेंटेज कितना है, किसका, न्यूक्लिक एसिड का। इन होल वायरॉन पार्टिकल में न्यूक्लिक एसिड का जितना परसेंटेज होता है वो रिप्रेजेंट होता है ये सेकेंड पेयर की दूसरी डिजिट से। बात समझे, बात समझ आई, आगे आगे बढ़े। ये जो थर्ड पेयर है, थर्ड पेयर को लिखो E/E। इसमें ओवरऑल शेप बताता है, ये जो अबव वाला ई लिखा हुआ है वो ओवरऑल शेप बताता है, सेकंड वाला है वो प्रोटीन कोड की शेप बताता है। जैसे कि अगर यही टीएमबी की बात करें तो E/E लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट ई है वो रिप्रेजेंट करता है, लिख लो, इनवेलप, सॉरी इनवेलप नहीं, elongated, elongated with parallel sides, elongated with parallel side। अपॉन, अपॉन में जो ई लिखा हुआ है उसका क्या मतलब है उसको लिख लो, ends with, ends with the ends, ends not, ends not rounded, राउंडेड शेप के एंड्स नहीं है, ये बताता है। एंड्स नॉट राउंडेड, ये जो सेकेंड ई है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंड्स आर नॉट राउंडेड।
जो फोर्थ पेयर है जहां पे एस और ओ लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें जो ये एस है वो रिप्रेजेंट करता है कि होस्ट कौन सा है। जो ओ है वो वेक्टर का तरीका या ट्रांसमिशन के तरीके को बताता है, ठीक है। तो ये जो एस है ये क्या बताएगा, इसको लिख लो। इसका होस्ट कौन सा होता है, टीएमवी, ठीक। या टीएमवी का होस्ट होता है टोबैको, दैट वन इज द सीड प्लांट, दैट मीन्स एंजियोस्पर्म ना। हाँ देखिए, इसमें जो है ये जो फोर्थ पेयर है, फोर्थ पेयर का जो एक फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो रिप्रेजेंट करता है होस्ट को, जो सेकेंड अल्फाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है कि उसका वे ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। जैसे कि अगर टीएमबी की बात करें तो यहाँ पे एस रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमेशा जो टीएमबी है वो किसी सीड प्लांट को ही इन्फेक्ट करेगा, यानी कि उसका जो होस्ट है वो क्या हो गया, सीड प्लांट, इसलिए यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट किया है। दूसरा वाला यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, ओ का मतलब हुआ कि इसमें जो ट्रांसमिशन का वे है वो क्या है, या सिंपल क्या है, वेक्टर अगर यूज करता है तो उसके लिए पर्टिकुलर लिख दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये अ, ये कॉन्टामिनेटेड होता है थ्रू एनवायरमेंट, मतलब मैकेनिकल ट्रांसमिशन है कि केवल हवा चली और ये सारे वुंड्स हुए, तो जैसे ट्रांसमिशन के जितने वेज बताए हैं जो नेचुरली हो रहे हैं, ठीक है। तो इस ये क्या कॉन्टेमिनेशन या ट्रांसमिशन का वे बताता है, जो फोर्थ पेयर का लास्ट डिजिट है। यहाँ पे ओ लिखा हुआ है तो इसको लिख लो, contaminated environment, contaminated environment, क्या, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे लिख लो, चाहे या तो ऐसे करके लिख लो, ट्रांसमिशन थ्रू कंटामिनेटेड एनवायरमेंट या स्प्रेड वाया कंटामिनेटेड एनवायरमेंट। दिस इज ऑल अबाउट nomenclature and classification of viruses। जो नोट्स मैं भेजूंगी, कल का भी शायद रह गया था, मुझे ध्यान भी नहीं रहा और किसी ने याद भी नहीं दिलाया, ये तो मैम हम सब लोग अपने फॉर्म वगैरह के लिए पड़े हुए थे, कहाँ से याद दिलाते। एनीवेज, नोट्स भेज दूंगी, एक बार रीड जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना मैंने लिखाया है वो चीज नोट से बिल्कुल अलग है, ठीक है। नोट्स में वो चीज आपको कहीं ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अगर मान लीजिए उसमें से कोई चीज नहीं समझ में आती है, या हैंड राइटिंग में ही, क्योंकि हैंड रिटन मेरे नोट्स है, तो हो सकता है कहीं कुछ डाउट लगे, एक बार पढ़ के देखना, ना समझ में आए तो दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज फर्स्ट यूनिट में वायरस